नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। आपका खबरों के महाबुलेटिन यानी न्यूज डिकोड में बहुत बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में हम बड़ी खबरों की खबर लेते हैं, क्योंकि हर अहम खबर के पीछे छिपी है एक असल खबर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज डिकोड। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा रायपुर के दौरे पर हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रमुख मोहन भागवत भी रायपुर में ही हैं। इसका नतीजा यह निकल रहा है कि छत्तीसगढ़ की सियासत अब हिंदुत्व के इर्द गिर्द घूमती दिख रही है। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और भाजपा जमीन पर उतर आई है। रायपुर में आरएसएस के 36 अनुषंगिक संगठनों की राष्ट्रीय समन्वय बैठक आयोजित हो रही है। तो वहीं इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना की शुरुआत का ऐलान कर दिया। आज संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि भाजपा के हाथ से अब राम, गाय और हिंदू निकल चुके हैं। उनका कोई भी जो वोट लेने का मुद्दा था, चाहे गाय हो, चाहे हिंदुत्व हो, राम हो, ये सब अब उनके हाथ से निकल चुका है। कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि भाजपा राम, हिंदू और गाय के नाम पर राजनीति नहीं करती। यह हमारा कभी भी चुनावी एजेंडा नहीं रहा। तो ये इनके लिए राजनीति का विषय भगवान राम हो सकते हैं, इनके लिए गाय राजनीति का विषय हो सकती है, माँ गंगा राजनीति का विषय हो सकता है, लेकिन हमारा अध्यात्म है, धर्म है, इस देश की संस्कृति है। यानी छत्तीसगढ़ में राजनीति अब धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों पर होनी तय है। देखना होगा कि इस धार्मिक पिच पर कौन सी पार्टी जीतती है। तो सवाल यह उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने इन मुद्दों को पकड़ कर रखा था? उसने जवाब तो नाम ही दिया है। बहरहाल छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार गाय पर केंद्रित होती फिर दिख रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एक ऐलान के बाद सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ है। एक रिपोर्ट इसी पर आधारित है। ये स्क्रीनशॉट सीएम भूपेश बघेल के ट्वीट का है, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य में जल्द ही गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना के शुरू करने के फैसले की जानकारी दी। मुख्यमंत्री बघेल के इस घोषणा पर बीजेपी ने कुछ इस तरह प्रतिक्रिया दी है कि योजना वो कुछ भी ले आए, लेकिन उनके पास में बजट नहीं, उनका खजाना खाली है। तो गाय के नाम पर भी राजनीति करने का काम कोई कर रहा है और गायों की सेवा करने की बजाय उसमें भी भ्रष्टाचार के नए नए रास्ते खोलने का काम कोई कर रहा है, तो भूपेश बघेल जी का। बहरहाल सीएम भूपेश बघेल ने यह ऐलान उस वक्त किया जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा राजधानी रायपुर में हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि सीएम भूपेश बघेल ने गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना के बहाने एक तरह बीजेपी को चुनौती देने की कोशिश की है, क्योंकि गाय के प्रति हिंदू धर्म के अनुयायियों में बेहद श्रद्धा है। हिंदू धर्म के अनुयायी गाय की पूजा करते हैं और उसे माता का दर्जा भी देते हैं। तो दो खबर आपने देख ली। तो सवाल यह उठता है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति की तासीर क्या बदल रही है? चलिए इसे डिकोड कर लेते हैं। पहली बात जो समझ में आ रही है वो ये है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पहला मुद्दा हिंदुत्व और हिंदुत्व से जुड़े प्रतीकों का होगा। दूसरा मुद्दा राज्य की अस्मिता का होगा। सीएम भूपेश बघेल ने अब तक के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ी अस्मिता की जमकर राजनीति की है। सीएम भूपेश बघेल ने त्योहार के तीज त्योहार गोठान योजना के माध्यम से यह साबित करने की कोशिश की है कि उनकी सरकार छत्तीसगढ़ की संस्कृति की सबसे बड़ी हितैषी है और संरक्षक भी है। भूपेश बघेल बीजेपी को उसी की सियासी पिच पर चुनौती देते नजर आ रहे हैं, जैसे कि आज उन्होंने गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना का ऐलान किया। और कब किया? जब आरएसएस के प्रमुख और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा रायपुर में हैं। कुल मिलाकर हम कहना यह चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में अब हिंदुत्व और अस्मिता के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यूरिया गड़बड़ी मामले में
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर जिला प्रशासन से एक्शन टेकन रिपोर्ट ले ली है। वहां के सीएम भी फॉर्म पे हैं। सीएम ने कहा है कि जो दोषी हैं उनको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहिए। यूरिया गड़बड़ी के मामले में सीएम ने जबलपुर जिला प्रशासन से एक्शन टेकन रिपोर्ट ली है। सीएम ने पूछा है कि कल हमने तय जो किया था उस पर क्या कार्रवाई हुई, नियम के उल्लंघन का जिम्मेदार कौन। 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई, 3 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई हुई। छापेमारी में 2 गोडाउन से 129 मीट्रिक टन खाद बरामद हुई। कि जिन जिलों में खाद की जरूरत है उनमें खाद की कमी ना हो, किसानों को मेरी दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत। गड़बड़ किसी को करने नहीं दूंगा, गड़बड़ अगर करेगा तो सख्त कार्रवाई होगी, छोड़ दूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान की फॉलोअप बैठकों पर तंज कसा है। तो वे लीपापोती करने के लिए तरह तरह का काम करते हैं। एफआईआर फाइल करेंगे और थाने को कह देंगे कुछ मत करना। जबलपुर यूरिया गड़बड़ी के मामले में कांग्रेस सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। मध्य प्रदेश में पोषण आहार के बाद अब यूरिया का बड़ा घोटाला सामने आता दिख रहा है। क्या है पूरा घोटाला, चलिए इसे भी डिकोड कर लेते हैं। असल में यूरिया सप्लाई के खेल की कहानी शुरू इस तरह हुई कि किसानों को यह यूरिया जबलपुर संभाग के 4 जिले सिवनी, मंडला, डिंडोरी, दमोह जिलों में सप्लाई होने थे। यूरिया सप्लाई के लिए 25 अगस्त को जबलपुर में क्रिबको यानी कृषक भारती कोऑपरेटिव फर्टिलाइजर कंपनी की करीब 2666 मीट्रिक टन यूरिया की खेप आई हुई थी। इसमें से 70% यानी 1853 मीट्रिक टन यूरिया सरकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी को भेजा जाना था। हैरानी की बात यह है कि इसमें से महज 30% यानी 555 मीट्रिक टन यूरिया ही सरकारी सोसाइटी तक सप्लायर कंपनी ने पहुंचाया और बाकी करीब 1000 मीट्रिक टन से ज्यादा यूरिया गायब करके प्राइवेट विक्रेताओं को पहुंचा दिया गया। समझ रहे हैं ना खेल आप? यही है, ठीक समझा आपने। अभी तक प्रशासन 120 मीट्रिक टन ही जब्त कर पाई है। 1100 टन यूरिया अभी भी जब्त करना बाकी है। तो पॉइंट तो हमारे दर्शकों ने नोट ही कर लिया कि खेल कैसा हो रहा है। तो इधर पीसीसी चीफ यानी कमलनाथ, मध्य प्रदेश की बात हो रही तो कमलनाथ का ही नाम आएगा। उन्होंने आज कांग्रेस परिवहन प्रकोष्ठ की एक बैठक ली है जिसमें पदाधिकारियों को नाकों पर हो रहे अवैध वसूली को रोकने और सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने के निर्देश दिए गए हैं। कांग्रेस ने अनुसूचित जाति विभाग की बैठक के बाद आज परिवहन प्रकोष्ठ की बैठक की। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने परिवहन नाकों पर अवैध वसूली, अनाप शनाप टैक्स के जरिए बीजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने की रणनीति तैयार की। कमलनाथ ने कहा है कि मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार और लूट का गढ़ बन गया है। इधर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस बीजेपी की छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। अवैध वसूली और जो परिवहन व्यवसाय के अंदर माफिया राज मचा हुआ है, वसूली का भ्रष्टाचार जिसके मध्य प्रदेश इन दिनों जाना जा रहा है। और जो लोग नितिन गडकरी जी पर आरोप लगा रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी की मंशा केवल और केवल बदनाम करने की रही है। कमलनाथ ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए पूर्व सीएम उमा भारती को आमंत्रित किया है। अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले कांग्रेस के 5 सांसदों के वोटर लिस्ट मांगने के मामले में कमलनाथ ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। और वो उमा भारती जी क्यों कह रही है देर कर दी? मैं तो उमा भारती जी को आमंत्रित करता हूँ यात्रा में और सर्वसहमति आज राहुल जी के नाम पर है, इसमें कोई शक नहीं है। 2023 से पहले कांग्रेस हर मोर्चे पर खुद को पूरी तरह से तैयार करने में जुटी हुई है। कमलनाथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में उनके हर बयान के गहरे निहितार्थ होते हैं। खबर आप देख चुके हैं, चलिए कमलनाथ के बयानों के मायनों को डिकोड कर लेते हैं। कमलनाथ ने परिवहन प्रकोष्ठ की बैठक ली और अवैध वसूली के आरोप लगाए। यानी उनका कहना था कि शिवराज सरकार में परिवहन विभाग में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। कमलनाथ की इस बयान का आधार बीते दिनों मध्य प्रदेश में एक आरटीओ दंपत्ति के घर छापा पड़ा था। ये उनका आधार था जिसमें करोड़ों की अवैध संपत्ति का पता चला था। अब कमलनाथ के दूसरे बयान की बात करते हैं
जिसमें उन्होंने उमा भारती को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण दिया। इस बयान का आधार यह है कि उमा भारती कुछ महीनों से लगातार बगावती तेवर दिखा रही हैं, शिवराज सरकार के खिलाफ वो बगावती तेवर दिखा रही हैं, ऐसा कमलनाथ को लगता है, खासकर शराबबंदी के मुद्दे पर। ऐसे में कमलनाथ उमा भारती के बहाने शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोला है। तो अब मध्य प्रदेश के बाद एक बार फिर छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी संगठन में हो रहे बदलाव के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है, चूंकि लगातार 3 विकेट गिरे। डी पुरंदेश्वरी के प्रदेश प्रभारी पद से हटाए जाने को लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अब वो चर्चाएं हो क्या रही हैं, जरा आप इस रिपोर्ट में देखिए और समझिए। छत्तीसगढ़ बीजेपी संगठन में बदलाव के तहत डी पुरंदेश्वरी की छुट्टी हो गई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने पुरंदेश्वरी को शॉल और श्रीफल देकर विदाई दी। उनके 2 साल के कार्यकाल को सुनहरा बताते हुए कहा कि संगठन को मजबूत करने का काम किया है। संगठन में सक्रियता लाने के लिए पर्याप्त समय उन्होंने छत्तीसगढ़ को दिया। देखिए 2 साल का कार्यकाल उनका बहुत अच्छा रहा और उनके कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी में कसावट आई। पुरंदेश्वरी की विदाई पर कांग्रेस को तंज कसने का मौका मिल गया है। पुरंदेश्वरी जी यहाँ के प्रभारी जो हंटर चलाती थी, लेकिन अब वो उसको हटा दिया गया है। ये तो स्पष्ट दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस हमेशा महिलाओं के खिलाफ रहे। इनके जो नेता प्रतिपक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष तक उनको बदल दिया गया है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है। छत्तीसगढ़ बीजेपी में लगातार बदलाव हो रहे हैं, जिस पर सियासत भी गर्मा गई है। छत्तीसगढ़ बीजेपी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी को हटा दिया गया है और अब इस बात पर सियासत हो रही है। सवाल है क्यों हटाया गया? चलिए इसे भी डिकोड कर लेते हैं। पहली बात यह नजर आ रही है कि डी पुरंदेश्वरी को शीर्ष नेतृत्व ने किसी खास टास्क के साथ छत्तीसगढ़ भेजा होगा। लगता है कि वो टास्क पूरा हो गया, इसलिए उन्हें जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया। दूसरी बात जो समझ में आती है वो ये है कि उनको हो सकता है कि उनकी परफॉर्मेंस से शीर्ष नेतृत्व संतुष्ट ना हो। ये भी हो सकता है, या फिर यह भी हो सकता है कि शीर्ष नेतृत्व को लगा हो कि अगले साल ही विधानसभा चुनाव है, तो पार्टी के भविष्य के लिए ओम माथुर डी पुरंदेश्वरी से ज्यादा बेहतर साबित हो सकते हैं, क्योंकि ओम माथुर का रिकॉर्ड भी बेहतर है, 100% है। कुल मिलाकर कांग्रेस को डी पुरंदेश्वरी को हटाए जाने के फैसले के बाद बीजेपी का हमला करने का मौका मिल गया है। यानी बीजेपी पर हमला करने का मौका कांग्रेस को मिल गया है और कांग्रेस इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती है। तो अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की ही। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने जगत प्रकाश नड्डा के कल के एक कार्यक्रम का एक वीडियो ट्वीट किया है, निकाला और उस वीडियो को ट्वीट किया। इस वीडियो के जरिए कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं को आड़े हाथों लिया है। यह वीडियो आपको भी देखना चाहिए। यह वीडियो छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने ट्वीट किया है। वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है कि जगत प्रकाश नड्डा भाषण देते रहे, रमन सिंह और धर्मलाल कौशिक सोते रहे, डी पुरंदेश्वरी फोन चलाती रही और बृजमोहन अग्रवाल पान चबाते रहे। दरअसल कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा रायपुर आए हैं। दौरे के पहले दिन नड्डा ने कार्यकर्ताओं से संवाद किया था। ये वीडियो उसी कार्यक्रम का है। कांग्रेस ने इस वीडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं और बीजेपी छत्तीसगढ़ की पूर्व प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी पर निशाना साधा है। जाहिर सी बात है, इसके बाद बीजेपी को जवाब तो देना ही था। बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने इस कांग्रेस के ट्वीट पर कहा है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है, इसलिए वे इस तरह की राजनीति कर रही है। कांग्रेस पार्टी के पास में और कोई मुद्दा और कोई साधन नहीं बचा है और इसलिए इस प्रकार के वीडियो जारी करना मुझे लगता है कि राजनीतिक गिरावट है। कुल मिलाकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रायपुर दौरे से छत्तीसगढ़ का सियासी तापमान चढ़ गया है। तो जाहिर है सियासी तापमान चढ़ा हुआ है, वो नजर भी आ रहा है। खबर आपने देख ली, कांग्रेस ने वीडियो ट्वीट किया। आखिर कांग्रेस कहना क्या चाहती है, चलिए इसे डिकोड कर लेते हैं। बड़ी सीधी सी बात है कि कांग्रेस ये बताना चाहती है कि छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष
जगत प्रकाश नड्डा को सीरियसली नहीं लेते। ये कांग्रेस बताना चाह रही, ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस ये कहना चाहती है कि जब छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता ही जगत प्रकाश नड्डा को सीरियसली नहीं ले रहे हैं तो भला कांग्रेस क्यों लेगी। इसके साथ ही कांग्रेस इस वीडियो के माध्यम से यह भी बताना चाहती है कि जब बीजेपी के नेता ही जगत प्रकाश नड्डा की बात को नहीं सुन रहे हैं, यानी उनकी बात को ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, तो भला छत्तीसगढ़ की जनता नड्डा की अपील को क्यों सुनेगी। कांग्रेस ने इस वीडियो के बिहाफ पर बीजेपी पर कटाक्ष किया, वो आपने देखा भी। कांग्रेस बताना चाहती है कि जगत प्रकाश नड्डा के दौरे से बीजेपी का भला नहीं होने वाला है, यह कांग्रेस बता रही है। सागर में चोरी के शक में पुजारी ने एक नाबालिग बच्चे की जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद पुजारी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। बच्चे की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। बच्चे के हाथ को मरोड़ता ये है जैन मंदिर का पुजारी, और इस बच्चे का आरोप इतना है कि ये मंदिर के गेट के बाहर खड़ा था। बस फिर क्या था, इस बच्चे को पेड़ से बांधकर जमकर पिटाई कर दी गई। मारपीट का वीडियो तो नहीं बन पाया, लेकिन बच्चे के हाथ को मरोड़ने का वीडियो सामने आया। थाना प्रभारी के मुताबिक नाबालिग बच्चे के गेट के पास खड़े होने पर राकेश जैन नाम के व्यक्ति ने बच्चे के साथ गाली गलौज की और मारपीट भी की, और चोरी के शक में पुजारी ने एक बच्चे को बंधक बनाकर जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रहा है। जी, वहाँ पे एक नाबालिग बच्चा जो था वो गेट के पास खड़ा था, तो वहाँ पे मौजूद एक राकेश जैन नामक व्यक्ति ने उसके साथ गाली गलौज और मारापीटी की है, जिसकी रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और उसको विवेचना ले लिया गया है। वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने पुजारी के खिलाफ SC/ST एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। राहुल गांधी और पादरी जॉर्ज के बीच हुई बातचीत का एक हिस्सा सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी ने उन पर हमला बोला है, वहीं कांग्रेस इसके बचाव में उतर आई है। जाहिर सी बात है, विवादित बयान देने वाले चर्चित तमिल पादरी जॉर्ज एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने ईसा मसीह को असली भगवान बताते हुए हिंदू धर्म में पूजी जाने वाली निराकार शक्ति को ईश्वर मानने से इनकार कर दिया है। दरअसल शुक्रवार को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने जॉर्ज से मुलाकात की थी, जिसमें उन्होंने राहुल के सवाल पर क्या कहा, सुनिए। मामले को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करके भारत जोड़ो यात्रा को भारत तोड़ो यात्रा करार दिया है। वहीं कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के बचाव में उतर आई है। बता दें कि पुनैया का भड़काऊ बयान देने का इतिहास रहा है। इससे पहले उन्होंने मोदी और शाह पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। अब देखना होगा कि इस बार जॉर्ज पर क्या एक्शन लिया जाता है। तो बयान एक पादरी ने दिया, आपने सुना भी, लेकिन हमला बीजेपी राहुल गांधी पर कर रही है। वैसे भी हर राजनीतिक अभियान के साथ कुछ न कुछ विवाद तो होते ही रहता है। खैर, कौन पादरी जॉर्ज है, चलिए इसे डिकोड कर लेते हैं। जॉर्ज पुनैया एक पादरी है जो कि क्रिस्टवा पेरवई के सदस्य भी है, जो कि कन्याकुमारी में स्थित एक तमिलनाडु एनजीओ है, तमिलनाडु का एनजीओ है। इसके पहले वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपने विवादित भाषण के बाद चर्चा में आए थे। उस वक्त उनके खिलाफ 30 से ज्यादा कंप्लेन दर्ज की गई थी। बाद में उन्होंने सार्वजनिक रूप से हिंदू धर्म पर अपने भड़काऊ शब्दों के लिए माफी मांगी। पुनैया का भड़काऊ बयान देने का इतिहास रहा है, जिसने उन्हें अतीत में मुश्किल में डाला है। पिछले साल 18 जुलाई को तमिलनाडु के अरमनई में एक बैठक में विवादित टिप्पणी करने के बाद उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था। तो जैसा कि हम अपने दर्शकों से कमिटमेंट भी करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों से भी आपको रूबरू कराएंगे। ब्रिटेन में एक नए युग का आगाज हो गया है। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के 2 दिन बाद उनके बेटे चार्ल्स तृतीय को ब्रिटेन का नया सम्राट घोषित किया गया है।
ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स ब्रिटेन के नए किंग बन गए। नए सम्राट को अपने पिता की उपाधि ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल विरासत में मिली है। ऐसे में उनकी पत्नी कैमिला अब डचेस ऑफ कॉर्नवाल कहलाएंगी। कार्यक्रम से पहले क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के निधन की घोषणा की, जिसके बाद नए किंग के सत्ता संभालने के बाद क्या कुछ बदलाव किया जाएगा। इस दौरान अपनी मां के नाम आखिरी संदेश देते हुए चार्ल्स काफी भावुक नजर आए। किंग चार्ल्स III की ताजपोशी के बाद समारोह में मौजूद नए लोगों ने अपने नए सम्राट का अभिवादन किया। अब ब्रिटेन में काफी कुछ बदल गया है। ब्रिटेन का राष्ट्रगान बदलेगा और इसके साथ ही अब प्रिंस ऑफ वेल्स भी बदल जाएगा। तो आज न्यूज डिकोड में फिलहाल के लिए इतना ही। सोमवार को फिर मिलेंगे रविवार को, लेकिन संडे स्पेशल डिकोड ना देखना भूलिएगा, रात ठीक 8:55 पर। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।